कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा जो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्लास हिंदी सॉरी क्लास 10th के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसके ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न आते ही है। तो चलिए हम लोग उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं सरल से सरल तरीके से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो श्रम विभाजन है ना, है ना, श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, है ना। यानी कि सीधे सीधे कह रहा है श्रम विभाजन जो चैप्टर है ना, ये गलती से प्रिंट हो गया है। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ। 14 अप्रैल 1891 में हुआ। और मृत्यु कहाँ हुआ? तो महू महू नाम का एक जिला है। महू नाम का जिला है। कहाँ का जिला है? तो एमपी का जिला है। एमपी को कहते हैं मध्य प्रदेश। क्या कहते हैं बोलिए? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हमारे बाबा साहेब का जन्म हुआ। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हो गया। मृत्यु कब हो जाता है? तो दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ दिसंबर 1956 को। दिसंबर 1956 को, है ना, दिल्ली में हुआ। तो ये चीज जान गए। तो क्वेश्चन ये पूछा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा, है ना, किस भाषा का अंश है? यानी कि कौन से भाषण है ना, कौन से किताब लिखे हुए हैं जिसका अंश है? कौन है बड़े अंश? देखिए सारा चीज बाबा साहेब लिखे हैं। एनी हेलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहेब लिखे हैं, है ना। हु आर सुद्राज बाबा साहेब लिखे हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म बाबा साहेब लिखे हैं। जेनिस एंड डेवलपमेंट भी बाबा साहेब ही लिखे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है जो बाबा सिंह कौन से पुस्तकें लिखे हैं। क्वेश्चन ये है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है जो कौन से अभी जो जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, किसका अंश है, किसका एक भाग है? तो याद रखिएगा एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट। क्या कहिएगा? एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट। क्या कहिएगा? एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट का अंश है जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका अंश है? बड़े एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाईचारा? तो दूध और पानी की तरह होना चाहिए। कैसा भाईचारा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, है ना। समझे? तो क्या हो जाएगा बड़े? कहता है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक, दूध और शक्कर की तरह, ना ना ना, दूध और पानी की तरह। हाँ, क्या होगा? भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी की तरह होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कौन है लेखक? आप बताइए। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक कौन है? बाबा साहेब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब। चलिए अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष, ये लाइन लिया गया। देखिए ये लाइन डायरेक्ट ले लिया है चैप्टर से। चैप्टर में ये लाइन स्पष्ट रूप से लिखा है कि जाति प्रथा भारत के प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्या बोले? प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये लाइन में ये छुपा हुआ है, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। किसका? बेरोजगारी का। तो प्रमुख भी दिया है और प्रत्यक्ष भी दिया है, सी ऑप्शन में दिया है दोनों। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? अब आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्योंकि हम बता चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। निधन याद रखोगे, निधन हुआ था दिसंबर 1956 को। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था बारे? दिल्ली में, है ना। दिल्ली में क्या हुआ था? निधन हो गया था हमारे बाबा साहेब जी का। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखोगे। ये जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। क्या हुआ रे? महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ये जन्म के बारे में करें, लेकिन कब हुआ था बता चुके हैं, अभी आप लोग बताओगे। कहता है पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशा मतलब होता है काम। पेशा मतलब क्या होता है? काम, है ना। दोषपूर्ण माने गलत तरीके से, है ना, गलत तरीके से। अपूर्व मतलब पहले, निर्धारण मतलब निश्चित करना, निश्चित, है ना। तो कौन है जो जाति को पहले ही फिक्स कर दिया जाता है? तो आपको ध्यान होगा जब हम लोग जाति के अगर हिसाब से चलते हैं तो उस हिसाब से जब बच्चे अपने माँ के पेट में ही होता है, अपने माँ के गर्भ में ही होता है, उसी समय उसकी जाति फिक्स कर दी जाती है। जब फन्नामा जाति के कन्या है और उसका जो पेट में जो बौआ चल रहा है जब फन्नामे जाति का होगा, फिक्स कर दिया जाता है। तो कौन इसका बारे, कौन है पेशे को दोषपूर्ण तरीके से पूर्व ही निर्धारण कर देता है, पहले ही निर्धारण कर देता है, वो कौन है? तो वो है जाति प्रथा। ये जाति प्रथा ऐसा करता है। बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? अब बताओ किस राज्य में हुआ था? ये भी हम बताने वाले नहीं है, आप ही को कमेंट करना होगा क्योंकि हम बता दिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ, अच्छा कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करोगे, है ना। निधन कब हुआ था? निधन हुआ था दिसंबर 1956 को। कब हुआ था निधन? दिसंबर 1956 को। और कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। क्या है बारे? हानिकारक है। आर्थिक पहलू का मतलब यह है जो अर्थ के दृष्टि से, रुपया आमदनी के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। मान लीजिए आप जो जात में जो पैदा लिया है, क्या वही काम उसको अच्छा लगेगा? उसका हर व्यक्ति का इच्छाएं अलग अलग होती है। तो इच्छाएं अलग अलग होती है, जाति पहले से फिक्स कर दिया गया तो उसको उस काम में करने में अच्छा नहीं लगेगा। और जब अच्छा नहीं लगेगा तो 100% काम नहीं करेगा। और जब 100% काम नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको आय नहीं प्राप्त होगा। और जब आय प्राप्त नहीं होगा सही ढंग से तो अपने परिवार को नहीं चला पाएगा। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है जो आर्थिक पहलू से भी, है ना, जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। क्या बारे? जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ, निधन कब हुआ? अब ये भी आपको कमेंट करना होगा। निधन कब हुआ? ऑप्शन है जनवरी 1914, मार्च 1865, जनवरी 1965 और दिसंबर 1956। कितना बच्चा समझ गया होगा? कहाँ? हम हिंट के लिए बता देते हैं, दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, लेकिन कब हुआ था वो आप ही लोगों को बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माता जी का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? माँ का नाम क्या था? माँ पर आ गए हम लोग, है ना। माता का नाम क्या था? चलिए, हम डॉक्टर भीमराव, अभी आप लोग बहुत एक पॉपुलर वर्ड सुने होइएगा, भीम आर्मी। भीम आर्मी टाइप का कोई वर्ड सुने होइएगा आप लोग? सुने हैं? बिल्कुल सुने होइएगा, भीम आर्मी टाइप का एक वर्ड सुने होइएगा। ये जो भीम आर्मी, जो भीम भीम कह रहे हैं, भीम भीम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मम्मी का नाम भीमाबाई था। कैसे याद रहेगा? डॉक्टर, देखो अभी भीम आर्मी, भीम का जब भी बात होता है तो आदमी समझ जाता है भीम कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात चल रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मम्मी जी का नाम जो था कथी था? बोरे
तो वही था, कथी था, भीम था, कथी था, भीम था, माने भीमाबाई थी, क्या थी, भीमा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मम्मी का नाम भीमाबाई था। चलिए, भीमराव अंबेडकर जी के चिंतक और रचनात्मक मुख्यतः कितने प्रेरक थे, कितने व्यक्ति उसके प्रेरक थे, कितने व्यक्ति इंप्रेसिव थे, तो बारे 5 व्यक्ति उनके इंप्रेसिव थे। कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति से वो इम्प्रेस थे। कितने व्यक्ति से इम्प्रेस थे, 5 व्यक्ति से इम्प्रेस थे। कौन थे इम्प्रेस, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने पूरे जीवन काल में, है ना, 5 व्यक्ति से इम्प्रेस थे। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, देखिए, है ना, मम्मी थी भीम, भीमाबाई, कौन बारे, भीमाबाई होगी मम्मी, भीमाबाई हो गया, एक मिनट, भीमाबाई हो गया मम्मी, है ना। अब पप्पा हो जाएगा राम जी, सुन रहे हैं हमारे राम जी, तो मम्मी क्या हो जाएगा, राम जी सकलपाल, सकल, एक मिनट हुआ, है ना, सकपाल होना चाहिए, है ना, तो लिखिए जाए तो सही तो है, राम जी सकपाल, क्या, राम जी सकपाल। मम्मी कौन बुआ रे, तो भीमाबाई, और पप्पा कौन, तो सकलपाल जी थे, राम जी सकलपाल जी थे, है ना। आज जन्म कब, तो सर जी 14 अप्रैल 1891, कहाँ, तो महू, है ना, महू जिला में, और कौन राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में। मृत्यु कब, तो दिसंबर 1986, सॉरी दिसंबर 1956, और कहाँ, तो दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में। इतना बात याद। चलिए, तो इनके पप्पा जी का नाम राम जी सकलपाल, राम जी सकलपाल। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार से थे बुआ, तो वो दलित परिवार से थे। तब ने इनके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना शोषण हुआ, जाति के आधार पर इतना भेदभाव इनके साथ किया गया। तो किस परिवार से थे बोले, तो दलित परिवार से थे। किस परिवार से थे, दलित वर्ग से थे। किस वर्ग से थे, दलित वर्ग से थे, याद रखना है, किस वर्ग से थे, दलित वर्ग से थे। अच्छा, इसके मम्मी का नाम भीमाबाई, मम्मी का नाम भीमाबाई, अब पप्पा के नाम क्या था, राम जी सकलपाल, राम जी सकपाल, है ना, राम जी सकपाल। जन्म कब, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। मृत्यु कब, दिसंबर 1956, दिसंबर 1956। ऐसे याद करते रहो तभी याद होगा, ठीक है। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में, इतना बात याद हो जाना चाहिए। ये कहा, मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। कहते हैं आधुनिक सभ्य समाज के कार्य कुशलता के लिए, है ना, क्या जरूरी है, किसे आवश्यक मानते हैं, तो अभी के समाज में, अगर अभी के समाज में अगर कार्य कुशलता करना चाहते हैं, अभी के समाज को विकास करना चाहते हैं, तो वो श्रम विभाजन जरूरी है। क्या बोले, श्रम विभाजन जरूरत है। अभी के समय में अगर हम विकास करना चाहते हैं तो क्या जरूरत है, श्रम विभाजन जरूरत है। कौन जरूरत है, श्रम विभाजन जरूरत है। चलिए आगे, जातिवाद के पोषक, पोषक मतलब होता है मानने वाला, मानने वाला या पालने वाला। तो जातिवाद को मानने वाला श्रम विभाजन का, है ना, श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है, तो कहता है श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। किसका बोले, जाति प्रथा का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है, तो कहता है श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। कौन कहता है, तो जातिवाद के जो मानने वाले लोग हैं, ऐसा कहते हैं जाति प्रथा के बारे में, ठीक है। चलिए आगे, कहते हैं लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कि कौन चीज है जो बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्या है जो बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो अभी बताए हैं जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा जो है बोरे, है ना, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी है, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो कौन बोरे, तो जाति प्रथा, कौन, जाति प्रथा। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तभी बताए हैं लेखक के दृष्टि में क्या, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, सभी को आजादी मिले, सबको समान अवसर मिले और सब भाइयों की तरह रहे, वैसे ही को क्या कहेंगे, है ना, वैसा ही समाज होना चाहिए। कैसा ही समाज होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं ऐसा समाज होना चाहिए जो स्वतंत्र हो,
सब भाइयों की तरह रहे, सबको समान अवसर मिले, तो ऐसा ही समाज होना चाहिए, ये कहते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा है अस्वाभाविक, क्या बोले? अस्वाभाविक, अस्वाभाविक विभाजन है। मतलब स्वभाव के हिसाब से विभाजन नहीं है जाति प्रथा, आदमी के भावना और इच्छा के हिसाब से जाति प्रथा नहीं है विभाजन। किसके हिसाब से विभाजन है? तो अपने जबरदस्ती के हिसाब से विभाजन। किसके हिसाब से? जबरदस्ती। जैसे मान लो अब कौन मम्मी के पेट में रहता तो थोड़ी नहीं जानता है फन्नावा किस जाति को, उसको जबरदस्ती उसके माथे पर थोप दिया जाता है, तो इसको क्या कहिएगा? अस्वाभाविक, स्वभाव के हिसाब से नहीं है। चलिए आगे। लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? हम बताए थे विडंबना मतलब होता है हंसी मजाक। विडंबना मतलब क्या होता है? हंसी मजाक। क्या होता है? हंसी मजाक। इसी को शुद्ध हिंदू में बोलोगे उपहास। क्या बोलोगे? उपहास। जैसे हम कहेंगे जो कोई व्यक्ति मेरा उपहास उड़ा रहा था, इसका मतलब हुआ मजाक उड़ा रहा था। क्या कर रहा था? मजाक उड़ा था। ठीक है, तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो आर्थिक दृष्टि से जातिवाद को उचित नहीं, जातिवाद लोकतंत्र के बाद विरुद्ध नहीं, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना की बात यह है जो अभी के समय में अब कल जो समय चल रहा है, अभियो के लोग जातिवाद को मान रहा है, जात पात को मान रहा है। इस बात के लिए हंसी आती है। किसको हंसी आती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हंसी आ रही है अभी के समय में। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का क्या आधार है? तो पैतृक पेशा। पैतृक मतलब होता है पूर्वजों का पेशा, है ना? पैतृक मतलब होता है पूर्वज। ना कहते पैतृक, पैतृक उसके लिए टर्म होता है जो पूर्वजों से प्रभावित होता है। है ना? पूर्वजों से, पूर्वजों, है ना? ठीक है, पूर्वजों से प्राप्त होता है, माने कि पैतृक मतलब पूर्वजों होता है, पूर्वजों से जो प्राप्त होता है उसे पैतृक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं यह मेरी पैतृक संपत्ति है, यानी कि यह जो संपत्ति है जो मेरे बाप दादा की है, कहने का मतलब ये है। तो पैतृक जो जाति प्रथा किसके आधार पर होता है? तो जाति हमको मिलवे करता है बाप दादा के आधार पर। जो हमारे बाप दादा जिस जाति के थे उसी जाति के हम हैं, और जिस जात के आपके बाप दादा रहे होंगे, आपके पिता दादाजी रहे होंगे, उसी जाति के आप भी होंगे, है ना? तो ये जाति जो होता है जो पैतृक के आधार पर मिलता है, पैतृक, और उसमें जो काम होते हैं वो भी पैतृक बाप दादा के हिसाब से, है ना, पिता और दादाजी के हिसाब से ही होता है। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अब ये बउआ सा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक छोड़ दे आप लोगों को, बता दोगे क्या? महात्मा गांधी ना, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बच्चा सबको लग गया होगा, कौन आंसर? कमेंट करोगे, कमेंट भर देना है। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? ये क्वेश्चन में जान लग रहा है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में कौन रूपांतरण करता है, हिंदी में ट्रांसलेट, है ना, इसके शीर्षक को, है ना, इसके शीर्षक को किसने हिंदी में रूपांतरित किया, किसने ट्रांसलेट किया? तो वो व्यक्ति है ललाई सिंह यादव। कौन है? ललाई सिंह यादव। कौन है बारे? ललाई सिंह यादव। ठीक, आगे लिखता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने है? तो भारत का संविधान किसने बनाया है? किसने बनाया है बारे? तो बाबा साहेब ने बनाया। किसने बनाया है? बाबा साहेब ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? बताइए, पेशे को किस प्रकार प्रभावित, पेशा मतलब काम होता है, यह मनुष्य के रोजगार उन्मुखी बनती है, यह मनुष्य के पेशा के लिए दक्ष बनाती है, यह मनुष्य के पेशा में बढ़ावा देती है, या यह मनुष्य जीवन भर के लिए एक ही पेशे के लिए बांध देती है? बिल्कुल सही है। जाति प्रथा जो है, जिस जाति में पैदा लेता है लोग, जन्म लेता है, जाति प्रथा उसी वो जकड़ लेता है, जैसे ही जन्म लेता है ना, जिस जाति में उस जाति जकड़ लेता है लोगों पर और हावी हो जाता है। अभी के समय में तो ऐसा नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा ही चल रहा था। वही जाति का काम उसको जबरदस्ती करना पड़ता था, उसको जकड़ कर बांध लेता था। क्या करता था? बांध, वही जीवन भर वही काम करना पड़ता था। चलिए, सभ्य समाज
श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक है? तो किसको आवश्यक है? कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए सभ्य समाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए क्या होना चाहिए? बारे श्रम विभाजन की जरूरत है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की जरूरत है। आगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? यानी कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपको दी गई है वो निबंध है कि कहानी है कि डायरी है कि शब्द चित्र है? तो हम लोग जानते हैं ये क्या है? निबंध है। क्या है बड़े? निबंध है। कहाँ से ली गई है? तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का अंश है। किसका अंश है बड़े? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का अंश है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? अभी बताएं। विडंबना मतलब होता है हंसी मजाक। विडंबना मतलब क्या होता है? हंसी मजाक। क्या होता है? हंसी मजाक होता है, मतलब उपहास होता है। क्या होता है? उपहास। उपहास मतलब होता है हंसी मजाक। तो बता दीजिए विडंबना मतलब क्या होता है? उपहास होगा। चलिए, कहता है भीमराव अंबेडकर जी, है ना, ये क्वेश्चन क्या करें? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है ना, भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसकी रचना की है ना? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? तो आंसर होगा, है ना, आंसर क्या होगा? आंसर दे पाओगे? देखो क्वेश्चन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन किसकी कौन सी रचना है? भारत से हम क्या सीखे? बहादुर नाखून क्यों बढ़ते? तो बउआ रे कौन लिखे हुए हैं? तो श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव लिखे हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला है, सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या जरूरत है? तो भाईचारा जरूरत है। क्या जरूरत है बड़े? भाईचारा जरूरत है। और इस प्रकार से हम लोग ने 30 VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ा जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण था। उम्मीद है इसी चैप्टर जब क्वेश्चन आएंगे जो इसी के अंदर से ही आएंगे, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।